मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में। खिलजी वंश और तुगलक वंश भी दिल्ली सल्तनत काल का ही हिस्सा हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो दिल्ली सल्तनत काल में जो जो वंश आते हैं कौन सा किसके बाद आता है। तो सबसे पहले गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है। तो अब हम बात करते हैं कि जितने भी जो ये वंश आते हैं दिल्ली सल्तनत काल में, तो इनमें सबसे छोटा वंश कौन सा है, सबसे बड़ा वंश कौन सा है। तो अच्छे से आप देखना, जो गुलाम वंश है ये है 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। तो इसीलिए ये 84 साल तक था ये वंश। फिर जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश 1290 में आता है, 1290 से लेकर 1320 तक है। तो ये दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश है। दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली सल्तनत काल का सबसे छोटा वंश कौन सा है, तो दिल्ली सल्तनत काल का सबसे छोटा वंश है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश है सिर्फ 30 साल का, ठीक है। इसके बाद जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश 1320 में आता है, 1320 से लेकर 1414 तक रहता है तुगलक वंश। तो दिल्ली सल्तनत काल का सबसे बड़ा वंश रहता है, यानी कि सबसे लंबा शासन किस वंश का, यानी कि कौन सा वंश सबसे लंबा रहता है, तो तुगलक वंश सबसे बड़ा वंश। तो दिल्ली सल्तनत काल का सबसे छोटा वंश रहेगा खिलजी वंश, सबसे बड़ा वंश रहेगा तुगलक वंश। इन पॉइंटों को भी आप अच्छे से नोट कर लेना। और आज हम इन्हीं के बारे में बताएंगे आपको। हरियाणा के अंदर जो खिलजी वंश है, जो तुगलक वंश है, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। और जो तुगलक वंश के बाद जो सैयद वंश आता है, तो सैयद वंश रहता है 37 साल के लिए, और जो लोधी वंश है, लोधी वंश 75 साल, ठीक है। तो इसीलिए सबसे छोटा है खिलजी वंश और सबसे बड़ा वंश है तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत काल का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में। जितने भी जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या जितने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं हरियाणा के एग्जाम के लिए, जो आगामी सीईटी का एग्जाम होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हरियाणा के अंदर जो खिलजी वंश और तुगलक वंश, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खिलजी वंश के बारे में कि जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश कब आया। तो खिलजी वंश 1290 में आया, ठीक है। खिलजी वंश कब से कब तक रहता है, तो खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक रहता है खिलजी वंश। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि कोई भी वंश है उसका संस्थापक कौन है, यानी कि स्थापना किसने की। तो खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी रहेगा, ठीक है। फिर जो जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल कितने वर्षों तक, 1290 से लेकर 1296 तक, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि जो गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है हरियाणा में, तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में कि 1290 में हरियाणा किसके अधीन था, तो 1290 में हरियाणा खिलजी वंश के अधीन था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, 1290 में हरियाणा खिलजी वंश के अधीन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका, ठीक है। जैसे कि 1206 में हरियाणा कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था, तो उसी प्रकार 1290 में हरियाणा खिलजी वंश के अधीन था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। फिर अगला पॉइंट ये बनता है कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कैथल का मुक्ति होता था। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कैथल का मुक्ति होता था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो दिल्ली सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा होता था। हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा होता था, तो सबसे छोटा इक्ता होता था पलवल, ठीक है। जो पलवल है वो हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता होता था सल्तनत काल में या दिल्ली सल्तनत काल में। अगला पॉइंट है कि सल्तनत काल में हरियाणा की जलवायु कैसी होती थी, तो सल्तनत काल में हरियाणा की जलवायु गर्म व सूखी होती थी।
ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल में हरियाणा की जलवायु गर्म व सूखी होती थी। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, जो खिलजी वंश का संस्थापक है, उसका शासनकाल है 1290 से लेकर 1296 तक। तो इसके बाद शासन आता है 1296 से लेकर 1316 तक, अलाउद्दीन खिलजी। आपने नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक है, ठीक है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी से? अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा शासक है जिसे कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने शराब बंद की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शराब बंद की थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने शराब बंद की थी? तो दिल्ली सल्तनत का था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने शराब बंद की थी। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो खां। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खां, ठीक है। खिलजी वंश का अंतिम शासक रहेगा खुसरो खां, ठीक है। फिर 1320 में आ जाता है तुगलक वंश, ठीक है। 1320 में आ जाता है तुगलक वंश। और जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश रहता है 1320 से लेकर 1414 तक। दिल्ली सल्तनत काल का सबसे बड़ा वंश है ये तुगलक वंश। और जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश से हरियाणा के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। और जितने भी, अगर हरियाणा जीके का कोई भी टॉपिक है उसे आप डीपली पढ़ोगे, क्योंकि जितने भी हरियाणा के एग्जाम हुए हैं उनमें डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आप नोट कर लेना। तो अब बात करते हैं कि जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश 1320 में आता है। तो 1320 में जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो सबसे पहले बात करते हैं 1320 में तुगलक वंश का शासक है जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक है इसी को बोलते हैं गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक को ही बोलते हैं गाजी मलिक, ठीक है। तो जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का संस्थापक रहेगा गयासुद्दीन तुगलक, और इसी को बोलते हैं गाजी मलिक। और जो गयासुद्दीन तुगलक है इसका शासनकाल है 1320 से लेकर 1325 तक, ठीक है। अब जो ये गयासुद्दीन तुगलक है, इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आपने भी नाम सुना होगा कि ये बात किसने कही थी कि दिल्ली अभी दूर है? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। क्योंकि हरियाणा के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जाते हैं कि ये कथन किसका था, ये बात किसने कही थी, तो अच्छे से नोट कर लेना। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1325 में, 1325 से लेकर 1351 तक किसका शासनकाल रहता है? तो 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जो गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश का शासक आता जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेकर 1351 तक इसका शासनकाल है मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुगलक वंश का कौन सा शासक है जिसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, तुगलक वंश का शासक, इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है।
मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। तुगलक वंश का कौन सा शासक है जो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दौलताबाद ले गया? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि तुगलक वंश का कौन सा शासक है जो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दौलताबाद ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी से दौलताबाद ले गया। तो ध्यान दें, दिल्ली से ये देवगिरी ले गया, तो देवगिरी दौलताबाद का ही प्राचीन नाम था। ठीक है, दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी था, वर्तमान में इसका नाम दौलताबाद है। और ये दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र जो राज्य है उसके अंदर पड़ता है। और ये जो दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर जो औरंगाबाद ज़िला है, औरंगाबाद ज़िले में ये स्थान है दौलताबाद। ठीक है, और दौलताबाद का ही पहले नाम था देवगिरी। तो तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक शासक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दौलताबाद ले गया था। ठीक है, फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है चार मीनार, एक है चार मीनार और एक है चांद मीनार। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका। ठीक है, और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो चार मीनार है, चार मीनार पड़ती है हैदराबाद में। चार मीनार तो है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, और जो चांद मीनार है, चांद मीनार है दौलताबाद के अंदर। ठीक है, ये थोड़े ही एक जैसे हैं। चांद मीनार दौलताबाद के अंदर है और जो चार मीनार है, चार मीनार है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट है कि तुगलक वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में मोरको यात्री इब्न बतूता भारत आया था? जितने भी विदेशी यात्री हुए, जितने भी विदेशी जो भारत के अंदर आए, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके शासनकाल में आए थे या किसके समय में आए थे, कौन सा शासक था जिसके समय में आए थे। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में एक मोरको यात्री था, मोरको यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता। मोरको यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1333 में मोरको यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, ये सन भी पूछा जाता है और किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और ये जो इब्न बतूता है, जितने भी जो विदेशी आए भारत के अंदर, उनकी जो पुस्तकें हैं, पुस्तकें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इब्न बतूता की एक पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है किताब उल रहेला। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किताब उल रहेला किसकी पुस्तक है? तो किताब उल रहेला इब्न बतूता की पुस्तक है। ठीक है, अब ये जो इब्न बतूता की जो पुस्तक है किताब उल रहेला, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? जो किताब उल रहेला है, इसमें इशार व शीर्षा का वर्णन है। क्वेश्चन पूछेंगे किताब उल रहेला के अंदर हरियाणा के किन किन जिलों का वर्णन है? तो इशार व शीर्षा का वर्णन है। और इसके अंदर आसी को एक समृद्ध शहर बताया गया, आसी को समृद्ध शहर बताया गया। ठीक है, कौन सी पुस्तक है जिसमें आसी शहर को एक समृद्ध शहर बताया गया? और इसमें बताया गया कि सिरसा के अंदर जो चावल है वो प्रसिद्ध होता था, सिरसा का लाल चावल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका। सिरसा का लाल चावल प्रसिद्ध था या प्रसिद्ध होता था। ठीक है, और जो आसी है, आसी के चारों तरफ दीवारें होती थी जो तोमर शासकों ने बनवाई थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका। आसी के चारों ओर दीवारें होती थी और जो दीवारें तोमर शासकों ने बनवाई थी, तोमर शासकों ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसी के चारों ओर दीवारें जो तोमर शासकों ने बनवाई थी, इनकी जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो इब्न बतूता की पुस्तक किताब उल रहेला से मिलती है। किताब उल रहेला में हरियाणा के किस शहर को समृद्ध शहर बताया गया? तो आसी शहर को समृद्ध शहर बताया गया। किन किन जिलों का वर्णन है? तो हिसार व सिरसा का वर्णन है। सिरसा का जो लाल चावल है वो प्रसिद्ध बताया गया। और इस किताब में बताया गया
कि जो अस्सी की जो जनसंख्या है, अस्सी की जो जनसंख्या वो सघन बताई। सघन का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, हरियाणा के अंदर कौन सा शहर है जिसकी जो जनसंख्या है वो सघन या ज़्यादा बताई गई? तो किताब उल रहेला में अस्सी की जो जनसंख्या वो सघन और या ज़्यादा बताई गई। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। 1336 में अगला पॉइंट है कि 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर बसाया गया। विजयनगर को बसाया गया। अब ये विजयनगर को किसने बसाया? तो विजयनगर को दो भाई थे जिनका नाम है हरिहर बुक्का। ये दो हैं। ठीक है, ये जो हरिहर बुक्का हैं ये दो भाई थे जो हिंदू थे और इनको मुसलमान भी बना दिया था। बाद में ये फिर हिंदू बन गए थे, हरिहर व बुक्का। ठीक है, इन्होंने विजयनगर को बसाया था 1336 ईस्वी में। और जो ये विजयनगर है ये कर्नाटक में पड़ता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ये पूछा जाता है कि विजयनगर को कब बसाया? 1336 में। ठीक है, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर को कब बसाया? तो 1336 ईस्वी में। किसने बसाया? हरिहर व बुक्का ने। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। अगला पॉइंट है 1347। 1347 में यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई या नींव रखी गई। किसने रखी? तो ये नींव रखी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा की गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहता है 1325 से लेकर 1351 तक। फिर जो तुगलक वंश का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक रहा जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। और जो ये फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक से हरियाणा के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और पूछे भी जा चुके हैं। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल ही पूछा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक। एक बार शासनकाल भी पूछा था, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक। ये जो फिरोज शाह तुगलक है ये एक ऐसा मुसलमान था जिसकी माँ हिंदू होती थी। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की जो माँ थी वो हिंदू होती थी। कि तुगलक वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसकी माँ हिंदू होती थी? ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक की माँ हिंदू होती थी। ठीक है, अब ये जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक हरियाणा के अंदर जो हिंदू थे उनको मुसलमान बनाना चाहता था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में हरियाणा में कौन सा विद्रोह हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में हरियाणा के अंदर गोहाना विद्रोह हुआ। फिरोज शाह तुगलक के समय में हरियाणा में कौन सा विद्रोह हुआ या गोहाना विद्रोह किस तुगलक शासक के समय में हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था गोहाना विद्रोह। गोहाना पड़ता है सोनीपत के अंदर। ठीक है, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि गोहाना विद्रोह कौन सी शताब्दी में हुआ? तो गोहाना विद्रोह 14वीं शताब्दी में हुआ। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। गोहाना विद्रोह 14वीं शताब्दी में हुआ था और फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। अब ये जो गोहाना विद्रोह है, गोहाना विद्रोह इसीलिए हुआ था क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक हरियाणा के अंदर जो हिंदू थे उनको मुसलमान बनाना चाहता था। और गोहाना के अंदर जो हिंदू पंडित जो ब्राह्मण थे, ठीक है, उनके हाथ कटवा दिए थे फिरोज शाह तुगलक ने, इसीलिए गोहाना विद्रोह हुआ था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। और तो 1352, 1354 एक बार लिख देता हूँ।
और इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट आपको एक ही जगह पर नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल है 1351 से लेकर 1388 तक, और ये हरियाणा के अंदर जो हिंदू थे उनको मुसलमान बनाना चाहता था, इसीलिए इसके खिलाफ गोहाना विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को बसाया। ठीक है, फतेहाबाद जो जिला है उसको बसाया 1352 में। और जो फतेहाबाद का जो नाम, फतेहाबाद किसके नाम पर पड़ा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था जिसका नाम था फतेह खां। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद का नाम पड़ा था, और 1352 में इसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया। ठीक है, 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया। और जो हिसार जिला है, हिसार जिले का प्राचीन नाम था हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा, हिसार जिले का प्राचीन नाम था हिसार ए फिरोजा। जो हिसार है, हिसार एक फारसी भाषा का शब्द है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था हिसार कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिसार फारसी भाषा का शब्द है। हिसार का मतलब होता है दुर्ग, दुर्ग यानी कि किला। हिसार का मतलब होता है दुर्ग, क्योंकि ये फारसी भाषा का शब्द है हिसार, तो हिसार का मतलब होता है दुर्ग या किला, यानी कि फिरोज शाह तुगलक का किला। ठीक है, तो हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था 1354 में, और 1354 में ही फिरोज शाह तुगलक ने हिसार के अंदर एक फिरोज शाह महल बनवाया था। फिरोज शाह महल, फिरोज शाह महल या पैलेस। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना कि फिरोज शाह पैलेस कहाँ पर है, फिरोज शाह महल कहाँ पर है, और इसे कब बनवाया था, तो 1354 में हिसार के अंदर। अब बात करते हैं हम 1355 में। 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन काल में जो पश्चिमी यमुना नहर है उसका निर्माण किसने करवाया था। अगर प्राचीन समय की बात करें तो उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कब करवाया था, 1355 में। ठीक है, बाद में फिर अंग्रेजों ने भी निर्माण करवाया था पश्चिमी यमुना नहर का। फिर बात करते हैं 1356 में। 1356 में हिसार के अंदर गुजरी महल का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने ही गुजरी महल का निर्माण करवाया था। कब, 1356 में। कहाँ पर, हिसार जिले के अंदर। ठीक है, एक रूपा नाम की गुजरी थी, एक रूपा नाम की गुजरी थी जिसने फिरोज शाह तुगलक की जान बचाई थी। और जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक उस गुजरी से प्रेम करने लगता है, और फिर जो फिरोज शाह तुगलक उसे मतलब दिल्ली ले जाना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि मैं शादी तो कर लूँगी लेकिन मैं यहीं पर रहूँगी। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया हिसार के अंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि गुजरी महल 1356 में बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ये रहेगा हिसार के अंदर गुजरी महल। और गुजरी महल, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी थी। तो दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत है ये गुजरी महल। दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत। क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है, तो दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत है गुजरी महल। या फिर क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का ताजमहल गुजरी महल को कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल गुजरी महल को कहते हैं। और ये सल्तनत काल की सबसे सुंदर इमारत होती थी गुजरी महल। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल कुरुक्षेत्र के अंदर जो थानेसर है, थानेसर में है शेख चिल्ली का मकबरा। तो जो थानेसर में जो शेख चिल्ली का मकबरा उसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। और जो दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहते हैं गुजरी महल को, जो हिसार के अंदर है। या फिर सल्तनत काल की सबसे सुंदर इमारत रहेगी गुजरी महल। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने अरणीखेड़ा को बसाया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था। ठीक है, तो देखो फतेहाबाद को ही बसाया था, हिसार को ही बसाया था, और हरियाणा के अंदर अरणीखेड़ा को बसाया था। अरणीखेड़ा किस जिले में है, अरणीखेड़ा है सिरसा जिले में। अरणीखेड़ा है सिरसा जिले के अंदर रहेगा ये अरणीखेड़ा। और अरणीखेड़ा का वर्तमान में नाम है फिरोजाबाद।
क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो सिरसा के अंदर जो फिरोजाबाद है उसका प्राचीन नाम क्या था, या जो अरणीखेड़ा है सिरसा के अंदर उसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है। तो जो अरणीखेड़ा है उसका नाम हो गया अब फिरोजाबाद, ठीक है। और अरणीखेड़ा को बसाया था 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1352 में फतेहाबाद को बसाया था, 1354 में हिसार को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और 1354 में फिरोज शाह महल बनवाया था, 1355 में पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था, 1356 में गोदरी महल का निर्माण करवाया, 1360 में सिरसा के अंदर जो अरणीखेड़ा है उसको बसाया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हिसार के अंदर एक किला है, हिसार का किला जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, हिसार किला। तो हिसार का जो किला है, हिसार किले में कहाँ की ईंटें लगवाई गई, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार किले में कहाँ की ईंट लगी। तो अग्रोहा की, अग्रोहा भी हिसार के अंदर पड़ता है, तो अग्रोहा की ईंटें लगवाई गई थी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार किले में अग्रोहा की ईंटें लगवाई गई थी, ठीक है। हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा किला है जिसमें हिंदू व मुसलमान दोनों की संस्कृति देखने को मिलती है। तो जो हिसार किला है, हिसार किले में हिंदू व मुस्लिमों की संस्कृति देखने को मिलती है, दोनों की, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ, हिंदू व मुस्लिम दोनों की, हिंदू मुस्लिम दोनों की संस्कृति देखने को मिलती है हिसार किले में। और हिसार किले में फिरोज शाह तुगलक द्वारा अग्रोहा की ईंटें लगवाई गई थी। तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट कर लेना, संस्कृति देखने को मिलती है, ठीक है। तो अच्छे से इन पॉइंटों को आप नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम बात करते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक हरियाणा के अंदर जो हिंदू थे उनको मुसलमान बनाना चाहता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मेवाती सरदार को फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम दीक्षित करवाया था, यानी कि इस्लाम कबूल करवाया था, उसका नाम पूछा जाता है। तो वो मेवाती था जिसका नाम है बहादुर नादिर। तो आप अच्छे से नोट कर लेना, मेवाती बहादुर नादिर को इस्लाम कबूल करवाया था या इस्लाम दीक्षित करवाया था, ठीक है। इसको मुसलमान बना दिया था। तो मेवाती सरदार बहादुर नादिर को इस्लाम कबूल करवाया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और गोहाना विद्रोह 14वीं शताब्दी में हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली है जिसका नाम है इकदार हवेली। हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली है इकदार हवेली। इकदार हवेली है फतेहाबाद में, फतेहाबाद ज़िले में पड़ती है इकदार हवेली। और ये जो इकदार हवेली है ये घग्गर नदी के किनारे है, फतेहाबाद के अंदर घग्गर नदी के किनारे पर है ये इकदार हवेली। और जो इकदार हवेली है इसी को बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक की हवेली, ठीक है। फिरोज शाह, क्वेश्चन पूछे कि फिरोज शाह तुगलक की हवेली हरियाणा में कहाँ पर है, तो फतेहाबाद में, और उसी का नाम है इकदार हवेली। और यही हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली है। तो इम्पोर्टेंट है, हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली इसी को बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक की हवेली, ठीक है। और ये रहेगी फतेहाबाद ज़िले में। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक तिथि है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, 1328 तिथि 1328, ठीक है। इसमें हरियाणा की धरती को स्वर्ग बताया गया, या धरती का स्वर्ग किस संग्रहालय के अनुसार। तिथि 1328 को दिल्ली संग्रहालय के अनुसार, दिल्ली संग्रहालय के अनुसार तिथि 1328 को हरियाणा की धरती को स्वर्ग बताया गया। ये सन पूछा जाता है, ठीक है। किस तिथि को धरती का स्वर्ग बताया गया, तो तिथि 1328 को किस संग्रहालय के अनुसार, तो दिल्ली संग्रहालय के अनुसार। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना।
आगे हम बात करते हैं, देखो 1351 से लेकर 1388 तक तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, और 1388 से लेकर 1414 तक ये है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना, 1388 से लेकर 1414 तक है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन आ जाता है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनता है, एक तुगलक वंश का ही एक शासक था जिसका नाम है तैमूरलंग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तैमूरलंग ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो तैमूरलंग ने हरियाणा पर आक्रमण किया था 1398 में। ये सन पूछा जाता है कि तैमूरलंग ने हरियाणा पर आक्रमण कब किया था। तो तैमूरलंग ने हरियाणा पर आक्रमण 1398 में हरियाणा पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये जो तैमूरलंग है, तैमूरलंग तुगलक का ही वंशज था, तुगलक का ही शासक था ये। ठीक है, ये भी ध्यान रहे, तैमूरलंग तुगलक का ही वंशज था और इसने 1398 में हरियाणा पर आक्रमण किया था। फिर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि तैमूरलंग ने हरियाणा पर कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया। तो तैमूरलंग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, दिल्ली। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो तैमूरलंग है, तैमूरलंग ने हरियाणा पर कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि तैमूरलंग ने हरियाणा में सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका। तो तैमूरलंग ने हरियाणा में सबसे पहले सिरसा पर आक्रमण किया। ठीक है, सिरसा के बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद हिसार, और फिर हिसार के बाद फिर ये आक्रमण करता हुआ दिल्ली चला गया था। ठीक है, तो इन पॉइंटों का आप अच्छे से नोट करना। हरियाणा के अंदर सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के अंदर आक्रमण किया, और फिर आक्रमण करते हुए ये दिल्ली चला गया था। सबसे पहले सिरसा के अंदर आक्रमण किया। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और ये जो तैमूरलंग है, इसके पीछे जो तैमूर था, इसके पीछे लंग इसलिए लगता था क्योंकि ये लंगड़ा था। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते थे तैमूरलंग। तो ये क्वेश्चन थे जो हरियाणा के अंदर जो तुगलक वंश हुए दिल्ली सल्तनत काल में, जो खिलजी वंश और जो तुगलक वंश है, तो इनसे यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन हरियाणा के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, हरियाणा के अंदर खिलजी वंश और जो तुगलक वंश से जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं। तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप उसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।